नमस्कार। आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम विषय पे, शिक्षा पे। कोविड काल में शिक्षा किस तरह से प्रभावित हुई, शिक्षा को प्रदान करने वाले स्कूल संचालकों ने इसे किस तरह से संभाला, किस तरह से छात्रों से उनका तालमेल रहा, किस तरह से घर घर जो है शिक्षा पहुंचाई गई, ऑनलाइन शिक्षा कैसे हुई, इस दौरान इस कोविड काल में किन किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा, इन सभी तमाम विषयों पर हम आज बात करेंगे। और हमारे साथ हैं इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के हिमाचल के अध्यक्ष हैं हमारे गुलशन कुमार जी और बासु सोनी जी हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि कोविड काल में इन्होंने किन किन समस्याओं का जो सामना किया है। गुलशन कुमार जी, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न है कि जो कोविड काल शुरू हुआ था लगभग मार्च में ही जो था, इसकी कई तरह की पाबंदियां लग गई, स्कूल बंद हो गए और जो है बच्चों को घर बैठना पड़ा, स्कूल में शिक्षा का जो था वो बंद कर देनी पड़ी क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी रही थी। तो इस काल में आपने शिक्षा को संचालित करने के लिए क्या क्या उपाय किए, किन किन मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा, हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइएगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दिव्य हिमाचल के पूरे परिवार का, जिन्होंने इस समस्या को हमारे समझा और हमें इस मंच पर आने के लिए आमंत्रित किया। जहाँ तक कोविड-19 का सवाल है, जिस दिन लॉकडाउन लगा वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमें जाना पड़ा। और जहाँ तक ऑनलाइन क्लासेस की बात है, वहाँ पर हमारा टीचर भी इतना अवेयर नहीं था कि कैसे इसको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, और हमारा अभिभावक जो है, हमारा स्टूडेंट है, उसको भी ये नहीं था कि हम ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे। साधनों की भी कमी थी। बहुत से लोग हमारे रूरल एरिया के अंदर उनके पास मोबाइल फ़ोन्स की फैसिलिटी नहीं थी, जहाँ नेट का प्रॉब्लम था। लेकिन फिर भी हमने इस चैलेंज को स्वीकार किया, और इस चैलेंज को स्वीकार करने के बाद हमने अपने टीचर्स को भी ट्रेनिंग दिया, और कुछ जो हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं उसके साथ हमने टाई अप करके टीचर को हमने घर पहुँचाया, और हमने इसको एक चैलेंज के तौर पर स्वीकार किया। और पूरा हमने लॉकडाउन के दौरान बच्चों को वो शिक्षा देने का पूरा प्रयत्न किया, जो कि आज की डेट में भी चल रहा है। और अभी भी हम बच्चों को उसी तरह का ऑनलाइन शिक्षा जो है वो हम देने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस दौरान जो है वो आपको अलग से व्यवस्था करनी पड़ी होगी कि मान लो ऑनलाइन करना है तो टीचर्स को फैसिलिटेट करना पड़ा होगा, या पूरा जो सिस्टम है उसको पटरी पे लाने के लिए आपको कितनी जो है इसमें जद्दोजहद करनी पड़ी? उसमें सबसे पहले तो हमारे लिए चैलेंज था कि जैसे इंटरनेट की जो व्यवस्था, और उसके साथ साथ जो सिस्टम हमें अडॉप्ट करने पड़े, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ टाई अप करके, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, जहाँ हमारा, जैसे मैं अपने तरफ से करूँ तो नेक्स्ट एजुकेशन की तरफ से हम एक प्लेटफॉर्म पे ले करके सबसे पहले तो हमने टीचर्स को ट्रेन किया कि मोबाइल फ़ोन के अंदर घर से वो क्लास, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज था कि इस क्लास भी टीचर को घर से लेनी है, क्योंकि टीचर भी स्कूल नहीं आ पा रहा था। उसके लिए भी पाबंदी थी कि घर में बैठ करके उसको पढ़ाना था। तो हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अपने घर में बैठ करके बोर्ड लगाए, और स्मार्ट बोर्ड बोर्ड लगा करके उन्होंने पढ़ाना शुरू किया अपने घर से। और व्यवस्था के बाद वो एक हमारे लिए एक रूटीन का काम बन गया कि सुबह 9 बजे क्लास शुरू होती है और शाम को 3 बजे तक वो रूटीन में क्लास चलती है। उसमें अभी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें अगर और भी 1 साल तक शिक्षा देनी पड़े तो हम इसके लिए तैयार हैं। इस तरह का व्यवस्था हमने कर दी। मेरा अगला प्रश्न ये है कि आजकल जो है एक चला है कि जी स्कूल की फ़ीस माफ़ कर दी जाए, आप इस पे कितने सहमत हैं? सर, जहाँ तक फ़ीस का सवाल है, सरकार ने हमें आदेश दिया कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी फ़ीस जो है वो अभिभावकों से नहीं ली जाएगी, और मार्च में हमें उसका नोटिफिकेशन आया। तब से हमने उसको फ़ीस लेना बंद कर दिया, कोई फ़ीस नहीं हम ली हमने। और जहाँ तक फ़ीस का सवाल है, वो आप समझ सकते हैं कि हमारे फ़ीस से ही सारे जो खर्चे हैं स्कूल के, चाहे वो टीचर की सैलरी है, 4 क्लास की सैलरी है, ड्राइवर्स के खर्चे हैं, कंडक्टर्स के खर्चे हैं, तो उसी से सारा मीट आउट होता है। तो सरकार की तरफ से आदेश आया, हमने उसको माना
उसके बाद जब लॉकडाउन खुला, लॉकडाउन 1-2 जब खुला, तो हमने उस अपनी बात को सरकार के समक्ष रखा। तो सरकार ने ये कहा कि लॉकडाउन में आप नहीं ले सकते। हमने कहा नहीं ली। फिर हमने उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया उसको कि अगर फ़ीस नहीं लेंगे तो स्कूल कैसे चलेंगे। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और हमें पूरी अपनी न्यायालय पे पूरा भरोसा था और माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दिया कि फ़ीस तो अभिभावक को देनी ही पड़ेगी। और फिर हमने अपनी फ़ीस जो थी वो लेना शुरू की और हमने फ़ीस लेना शुरू किया। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा निवेदन ये करना चाहूँगा, मैं अपने अभिभावकों से को भी ये कहना चाहूँगा कि यहाँ तक प्राइवेट स्कूल्स की बात है तो अभिभावक हमारे जो हैं वो इस चीज़ को समझें कि स्कूल के जितने भी खर्चे हैं वो केवल मात्र आप जो फ़ीस देते हैं उससे ही चलते हैं। और जहाँ तक हमारे बच्चों का फ्यूचर का सवाल है, सरकार आती जाती रहेंगी, लेकिन हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है कहीं ना कहीं इस पे इन्वॉल्व है। और हम नहीं चाहते कि हमारा जो आपस में जो संबंध है वो कहीं इस तरह का लेकर के आए कि हमारे आपस में कोई संबंध बिगड़े। ऐसा हमारा सोचना नहीं है कि बच्चे आपके और हमारे एक हैं। हम बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत से वचनबद्ध हैं और अच्छी शिक्षा देने के लिए हम दिन रात प्रयास हमारे अध्यापक भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो एक मैं निवेदन भी करना चाहूँगा अभिभावकों से कि इस विषय को ज़्यादा और ना खींचा जाए। और फीस के लिए आप सब लोग जो भी हमारे स्कूल के कमेटीज़ हैं या प्रिंसिपल्स आपसे निवेदन कर रहे हैं तो आप स्कूल की फ़ीस दें, ताकि हम इसको अगर लॉकडाउन का दौरान जाए, कोविड का सिस्टम अभी और भी चलता है, तो हम आपको एक अच्छी शिक्षा दे सकें और बच्चों का जो फ्यूचर है वो ख़राब ना हो, उनका आगे जो वर्ष है वो भी ख़राब ना हो। तो ये मेरा मानना है। वासु सोनी जी हमारे साथ हैं, इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के बड़े पदाधिकारी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सोनी जी, इस दौरान स्कूल टीचर्स की सैलरी का किस तरह से उनको मिलती रही है, तो किस तरह से आपने उसका प्रबंधन जो किया? हमने जो सरकार ने जो एक नोटिफिकेशन निकाली थी उसमें उन्होंने कहा था कि भी ट्यूशन फीस आप ओनली ट्यूशन फीस ही लीजिए। तो हमने ट्यूशन फीस लेकर और कुछ एक अपने फंड्स ऐड करके तो उनकी सैलरी हमने निरंतर कंटिन्यू देते रहे हैं। और भी हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी हम जो हमारे थोड़े से फंड्स थे उनसे हम पूरा करते रहे हैं। जैसे बैंक की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, बसेस की इंस्टॉलमेंट होती हैं, तो उसी से करते रहे हैं हम। और निरंतर जो है वो सैलरी मिलती रही? हाँ, सैलरी हम उनको 75% देते रहे हैं कि ताकि अगर पेरेंट्स की जब भी हमें मंथली फीस और एनुअल चार्ज वगैरह आ जाएंगे तो हम साथ साथ में उनकी देते रहे। सैलरी में ब्रेक नहीं आई? नहीं, ब्रेक नहीं आई, चाहे उसमें थोड़ा सा कट लगा हो। हाँ, शुरू में, क्योंकि शुरू में हमें ट्यूशन फीस भी नहीं आ रही थी। जाहिर है प्रबंधन करना पड़ता है और इस तरह से टीचर्स ने भी आपको कोऑपरेट किया होगा, पेरेंट्स ने भी आपको कोऑपरेट किया होगा। हाँ जी, हमने अपनी तरफ से सब कुछ ही किया। जैसे कि शुरू में जब लॉकडाउन रहा उस दौरान बुक्स भी नहीं थी पेरेंट्स के पास, तो हमने सारी की सारी बुक्स अपनी वेबसाइट पे उसको अपलोड करके उसके लिए भी हमें पेरेंट्स से हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया। तो हमने निरंतर जो भी है जैसे जैसे हमें ज़रूरत समझी अपडेट करते आज हमारे पास, जैसे इनके पास नेक्स्ट जेन है, डॉक्टर साहब के पास, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम है, तो हम उसके थ्रू शिक्षा जो उनके घर तक पहुंचाते रहे हैं। हमने कभी भी हमारा सिलेबस भी जो हमारे ऐसे स्कूल है, हमारा सिलेबस भी जो है वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। हमने कोई कट नहीं लगाया। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि 70%, हमने बच्चों को पूरी शिक्षा देने की कोशिश की है। जो छात्र आजकल घरों में हैं वो किस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह से उनको बैठना है, कितना समय लगाना है, कोई संदेश आप देना चाहेंगे? इसमें ज़्यादातर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो पेरेंट्स की बनती है। पेरेंट्स हमने जो देखा है, मैं एक बड़ी सच्चाई बोलूँगा, हमने जो देखा है कि 6-7 तक के पेरेंट्स बहुत सीरियस होते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा बच्चे उनको इंडिपेंडेंट थोड़ा पेरेंट्स समझते हैं कि भाई ये बच्चे बड़े हैं, ये देख कर लेंगे, खुद कर लेंगे। हाँ जी, और उसमें 2-4% बच्चे होते हैं जो थोड़ा ऐसे करते हैं। लेकिन मेरा उनके संदेश है कि पेरेंट्स को खास करके ये बच्चों के ऊपर ध्यान रखा जाए, ताकि जो ये समय जो है वो कभी वापस नहीं आएगा और आपका जो जितनी भी एजुकेशन है वो आपको निरंतर मिलती रहे, ताकि आपको आगे जाके जो भी आपके कॉम्पिटिटिव टेस्ट होंगे या एग्ज़ाम होते हैं उसमें कोई भी ऐसे परेशानी ना आए। तो सोनी जी, कोविड में स्कूल प्रबंधन के लिए ओवरऑल जो समस्या थी वो किस तरह की आपको फेस करनी पड़ी बतौर प्रबंधक?
सर ऐसा है कि कोविड के दौरान जब 23 मार्च को जब ये अनाउंस हुआ तो तब तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक समस्या थी कि ये कैसे होगा, लेकिन हमने उसी दिन से सोचना शुरू किया। तो उसमें हमने जब पहले शुरू में तो हमने सोचा कि व्हाट्सएप करके हो जाएगा, फिर वीडियो रिकॉर्ड करके हो जाएगा, लेकिन वो मतलब पॉसिबल नहीं था क्योंकि 1-1.5 मिनट से ऊपर वीडियो पोस्ट नहीं हो रहा, अपलोड नहीं हो रहा था या पोस्ट नहीं हो रहा था। तो हम इसके बारे में एक रिसर्च होती है वैसे करते रहे, क्योंकि उस समय किसी को पता नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, किसी को कोई नहीं पता था। लेकिन हमने इमीडिएट, जैसे हमारा जो स्कूल है जो सेशन स्टार्ट होता है वो होता है कि 20-21 अप्रैल को, लेकिन हमने जो क्लासेस है अपनी 6 अप्रैल को ही स्टार्ट कर दी थी ऑनलाइन, बिल्कुल पूरे तरीके से। और हमने अपने ईमानदारी से, नेक नीयत से, बड़ी अच्छी तरह से ये जो सबसे बेस्ट ऑप्शन थी वो हमने अडॉप्ट करके उनको दिया है शिक्षा। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के अधीन जो हैं कम से कम 60 मेंबर्स हैं। 60 मेंबर्स का मतलब होता है कि 60 स्कूल जो हैं, 60 स्कूल के संचालक जो है इनका एक समूह है, एक एसोसिएशन है। और जाहिर सी बात है कि इन्होंने इसका संगठन, इसका प्रबंधन इस तरह से किया है कि छात्रों को शायद ही कोई असुविधा वहाँ होती हो। तो इस एसोसिएशन का हमेशा ये रहता है कि ये छात्रों और अभिभावकों और अपने टीचर्स, अपने स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ सबको जो है बराबर का एक फैसिलिटी देते रहते हैं। मैं कंपैरिजन तो नहीं करना चाहूँगा, पर इनका जो हमेशा देखा गया है कि एक से बढ़कर एक जो है सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं और करते रहते हैं। डॉक्टर गुलशन से मेरा प्रश्न है कि अभी एक संकट का दौर गुजर रहा है, जैसे ही ये संकट जो है ख़त्म होगा, वैक्सीनेशन शायद आने वाली है, बहुत जल्द होने वाला है वैक्सीनेशन, तो इसके बाद किस तरह के सुधार जो हैं आपकी एसोसिएशन ने सोच रखे हैं? सर अभी तो जो हम इसकी बात मैं करना चाहूँगा कि अभी तक मात्र हमारे जो स्कूल्स हैं उनको केवल 10 से 20% फ़ीस ही मिल पाया है। और उस फीस में जैसे हम बात करें, हमारी जैसे बसों की इंश्योरेंस है, उनके टैक्सेस हैं, उनको पास कराने की फ़ीस है, और जो सबने बिल्डिंग्स के लिए जो लोन ले रखे हैं उसकी EMI की हम बात करें तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसको पे करने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से भी ये मांग करूँगा और कि हमें इसके लिए कुछ सरकार टैक्स में कोई रिबेट दे। यहाँ तक बात है कोविड के बाद क्लासेस या अपने बच्चों को सुविधा देने की बात, तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है कि डिजिटल इंडिया का, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा साकार हो रहा है और उन्होंने बहुत इसके लिए काम किया है। और वो आज उस टेक्नोलॉजी में हम सबसे आगे खड़े हुए हैं कि हमारा छात्र घर बैठ के शिक्षा ग्रहण कर रहा है। ये सभी टेक्नोलॉजी का बात है। तो जितना अच्छी टेक्नोलॉजी हम उसके बाद दे पाएंगे, और मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत बढ़िया साधन है बच्चों को घर बैठ के शिक्षा देना। किसी भी आने वाले आगे फ्यूचर में कोई भी ऐसा चैलेंज हमारे पास आता है तो इसके लिए हम बहुत बड़े स्तर पर हम अपने आप को इक्विप्ड कर रहे हैं ताकि उस चैलेंज को हम एक चैलेंज लेके चलेंगे। और जैसे ही सरकार स्कूल खोलने का आदेश हमें देती है तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन एक विषय में मैं आपको कहना चाहूँगा कि उससे पहले सरकार हमें एटलीस्ट 1 महीना बताए, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और उस गाड़ियों के लिए पासिंग उनका होना ज़रूरी है, उनकी इंश्योरेंस ज़रूरी है, उनके टैक्सेस पे करना ज़रूरी है। उसके लिए ही हम उनको ऑनलाइन रोड पे चला पाएंगे। तो इसलिए इतना जल्दी सरकार जब बोलती है तो हमें पहले ज़रूर सरकार इसके लिए 1 महीना पहले हमें नोटिफिकेशन करे कि फलाने दिन को स्कूल लगेंगे, क्योंकि जल्दी में अगर कोई फैसला लेंगे तो हम बस की सुविधा बच्चों को नहीं दे पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बाकी जो फैसिलिटी की बात है वो हम कहीं उसमें कमी नहीं रखेंगे। और स्मार्ट क्लास की बात करें या डिजिटल टाइलेशन की बात करें तो सारे उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। और उसमें इस जो आजकल जो हमें कमियां, जब हमारा रूटीन में स्कूल चल पड़ेगा तब उससे भी बेहतर हम शिक्षा बच्चों को दे पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और हम इसके लिए पूरा हमारा स्कूल के जो प्रबंधन है पूरी तरह तैयार है। डॉक्टर वासु, क्या आपको लगता है कि स्कूल खोलने के बाद जो है वो आपकी एसोसिएशन का कोई ऐसा भी सपना है कि एक साझा प्लेटफॉर्म बनाया जाए और उस प्लेटफॉर्म के जरिए जो है
इन 60 स्कूल के जो बच्चे हैं उनमें से ही कुछ बच्चे निकाल लिए जाएं और उन बच्चों की ही एक ऐसा उन बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया जाए कि आप IAS HAS इस तरह का एग्ज़ामिनेशन जो है कहीं आपका एसोसिएशन ने कोई ऐसा आपका सपना है कि इस तरह से किया जाए कुछ? अभी हाल ही में हम ये मीटिंग वगैरह करते हैं तो उस पर हम ये डिस्कस करते हैं कि आपस के जो हमारे अब तक जो 60 स्कूल इसके मेंबर्स हैं, क्योंकि ये ISA हमने अभी 2 साल से ही फॉर्म में आई है, तो हम इसका डिस्कस करते रहते हैं और दूसरा स्कूल उनसे पूछते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हमें ये आ रही है, तो हम एक दूसरे से डिस्कस करके अपनी और इसको गुणवत्ता को और भी अच्छा करते हैं। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि IAS HAS इसके लिए हम भी आपस में बातचीत बैठ के कि इसको कैसे हमारे बच्चे कैसे अच्छे निकलें, कैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट ऐसे जाएं। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ऐसा भी करते हैं कि हमारे जो बच्चे आज निकल चुके हैं, जो पास आउट हो चुके हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस में कोई साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स हैं, तो उनसे भी हम एक तरह से एडवाइस लेते हैं कि हमारे एरिया में क्या चीज़ हो सकती है, कैसे यहाँ रोज़गार पैदा कैसे हो सकता है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में बच्चे गए हैं, कोई फॉरेन से करके आए हैं, PhD करके रिसर्च करके आए हैं, तो हम उनसे डिस्कस निरंतर करते रहते हैं कि हमारे जैसे अपने एरिया की बात है, जैसे मैं अपने एरिया की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यहाँ रोज़गार कैसे पैदा किया जाए। ठीक है, जो बच्चे बाहर जॉब के लिए जाना चाहते हैं वो जॉब में चले जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं गवर्नमेंट। मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ, आप इस दिशा में शायद आगे बढ़ने की सोची है और बढ़ भी रहे होंगे। हाँ जी। कोटा राजस्थान का जो है वहाँ उसको शिक्षा का हब कहा जाता है, तो हमारा मंतव्य ये है कि हिमाचल में भी शिक्षा का हब तो हो ही, पर प्रोफेशनल जो है शिक्षा जो है, हमारे बच्चे कोई भी कोचिंग लेना है तो उसको जो है दिल्ली जाना पड़ता है या बाहर के किसी भी बड़े प्रदेश में जाना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपकी एसोसिएशन इस दिशा में भी, डॉक्टर गुलशन क्या कहेंगे, आप कुछ सोचा है? इसके लिए मैं माननीय हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री का भी धन्यवाद करना चाहूँगा इस मंच से, कि जैसे उन्होंने हमें जो आज तक आदेश दिए हैं उनकी हमने पालना की है। जहाँ तक IAS HAS या अदर कोचिंग की आप बात कर रहे हैं, कोटा की आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार जब हमें इस तरह का आदेश करेगी तो हमारी एसोसिएशन इसके लिए आगे बढ़ कर के पहले प्लेटफॉर्म पे आएगी और हम बच्चों को उस तरह का लेवल जहाँ पर देने के लिए वचनबद्ध हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा साथ साथ कि जो सरकार के प्रयास हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो उस तरह का स्तर लेना चाहते हैं, उसकी शिक्षा उनको मिलनी चाहिए, तो सरकार के जो आदेश हैं, सरकार जो चाहेगी उसके लिए हम सरकार के साथ खड़े हैं और उनको भी हम शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध हैं। हमारा ये प्रयास रहेगा कि सरकार के साथ समय बिठा करके जितना भी हमसे प्रयास हो सकेगा, और मैं उस मंच से ये कहना चाहूँगा सभी स्कूल के ओनर्स को, स्कूल के प्रिंसिपल्स को, स्कूल के चेयरमैन को, कि आप हमारे साथ जुड़ें और इस एसोसिएशन को इस शिखर के ऊपर लेकर के जाएं कि जो भी हमारी समस्या हों सरकार के सामने बैठ के उन समस्याओं का समाधान करें और बच्चों के लिए जो क्वालिटी एजुकेशन है, उनकी जो समस्याएं हैं उसको हम बड़े स्तर पर हल करें और इस तरह का कोचिंग का भी हम एक प्लेटफॉर्म हर जिला में खड़ा करें और वहाँ से बच्चों को कोचिंग हम प्रोवाइड करें, ऐसा भी हमारा सपना है। डॉक्टर गुलशन जी हमारे यहाँ आए, डॉक्टर सोनी जी हमारे यहाँ आए, वासु सोनी जी, बहुत अच्छा लगा बात करके और एक अच्छा संदेश, एक सकारात्मक संदेश जो है वो पेरेंट्स तक पहुंचा होगा, बच्चों तक पहुंचा होगा, छात्रों तक पहुंचा होगा और दूसरी एसोसिएशन के बीच भी ये संदेश गया होगा कि इनका जो रवैया है बिल्कुल सकारात्मक है, शिक्षा को ऊंचाई तक ले जाना इनका सपना है। मैं इसी के साथ जो है इस कार्यक्रम को जो है विराम देना चाहूँगा और डॉक्टर गुलशन से मैं जो है एक और कमेंट लेना चाहूँगा कि क्या संदेश जो है एक पेरेंट्स को आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं दिव्य हिमाचल के परिवार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें ये प्लेटफार्म पे आपने बुलाया और हमारी बात को सुना। अभिभावकों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप बच्चों के फ्यूचर के लिए, बच्चों के अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए स्कूल के साथ अच्छा प्रबंधन के साथ अपना समन्वय बिठाएं और जो भी आपकी कुछ समस्याएं हैं वो हमारे पास आप लेकर के आएँ। निश्चित तौर पर इस कोविड में हमने पूरे बच्चों को कोऑपरेट भी किया है,
और आगे भी हम आपके साथ सहयोग करेंगे। ऐसा परिवार की तरह हम लोग इस शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं आप संदेश सबको देना चाहूँगा। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। तो ये थी शिक्षाविदों के साथ बातचीत। अगले कार्यक्रम में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार। नमस्कार।